मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर हर एक वन प्रेमी को हृदय से बधाई देता हूं और आज के इस राष्ट्रीय अरण्य संवाद कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का जो देश भर से आए हुए वन विभाग से जुड़े हुए और प्रकृति प्रेमी हैं, उन सब का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं। वन का महत्व क्या है, यह भारत की वैदिक कालीन परंपरा से लेकर के और आज के जब पूरी दुनिया के अंदर हम सबके सामने जो वर्तमान की चुनौतियां आई हैं, इन सभी चुनौतियों के समय में हर एक व्यक्ति ने प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ के दुष्परिणामों को झेला है। उस चुनौती का सामना वह कर रहा है और इन्हीं सब चुनौतियों के बारे में हमारे ऋषियों ने हमें एक बात कही थी। उनका उद्घोष था कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। हर पुत्र का दायित्व क्या होता है मां के प्रति, कि मां के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ न हो, उसके सम्मान में, उसकी सुरक्षा में, उसके संरक्षण में। और मुझे लगता है कि दुनिया भर के हर एक नागरिक को इस बात को सोचना चाहिए कि उसके स्तर पर किए जाने वाले प्रयास में कहां चूक हुई है कि आज जो वैदिक कालीन सभ्यता इस बात का उद्घोष करती थी, आज वहां पर आप देख रहे होंगे पूरा एक जो मौसम चक्र है, इसमें व्यापक बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग की जो समस्याएं हमारे सामने पैदा हुई हैं, यह एक नई चेतावनी हम सबको दे रही है। और उन स्थितियों में जो भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव हमें इस बारे में कहा है, जिसके बारे में हमारे राज्य मंत्री ने भी इस बारे में चर्चा की थी कि 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समम पुत्रो 10 पुत्र समो द्रुम। यानी 10 कुओं के समान एक बावड़ी है और 10 बावड़ियों के समान एक तालाब, 10 तालाबों के समान एक पुत्र है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। यानी प्रकृति में एक वृक्ष की महत्ता क्या है, इसको सर्वोपरि माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। और इसीलिए हम सब इस बारे में जानते हैं कि वन जीवन का आधार और प्रकृति के संतुलन का भी एक महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है। यदि वन है तो जल है, जल है और वन है तो वायु है, और अगर वायु है तो जीवन है। यानी जीवन की कल्पना इसके बगैर नहीं कर सकती है। और इसीलिए वैश्विक दृष्टिकोण और थीम को ध्यान में रखते हुए हम सब ने भी इस बार जो अपनी इस वर्ष की थीम रखी है, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, यह थीम दिखाती है कि हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों से आर्थिक विकास और उससे मानव कल्याण के लिए कैसे हम उसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, यह हम सबकी वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उसी थीम के अनुरूप यह हम सबको अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी। मुझे प्रसन्नता है इस बारे में कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने अपने वन आच्छादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।
ये एक प्रयास है और मेरा मानना है कि इस प्रयास में हमें सफलता प्राप्त तब हुई जब हम लोगों ने इसे जन आंदोलन बनाने का कार्य किया। ये केवल वन विभाग का कार्यक्रम नहीं बन पाया। मेरा मानना है कि जब भी कोई अभियान जन आंदोलन बनता है तो उसमें सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें समाज उसको लीड करता है, सरकार पीछे रहती है, विभाग पीछे रहता है, उसको देखता है, वॉच करता है, उसको सपोर्ट करता है। परिणाम हम सबके सामने आते हैं। जब सरकार आगे होती है, विभाग आगे होते हैं, पब्लिक पीछे होती है, परिणाम नहीं आ सकते, क्योंकि किसी की जवाबदेही नहीं होती। हमने पिछले 9 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, इस सफलता के पीछे का आधार था कि हमने इसको जन आंदोलन बनाया, जिसमें समाज आगे था, सरकार पीछे थी। सरकार का काम सपोर्ट करना था, समर्थन करना था, उन बैरियर्स को हटाना था जो वनाच्छादन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो अवरोध थे, बैरियर थे, उनको हटाने में सरकार सपोर्ट कर रही थी। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहले वर्ष इस बारे में कहा था वन महोत्सव के अवसर पर कि हमें व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण करने हैं। कुल 5.5 करोड़ वृक्षारोपण हो पाए थे और हमें नर्सरी के लिए वन विभाग के पास इतनी नहीं थी। निजी नर्सरियों पर निर्भर रहना पड़ा था, निजी उद्यानों पर निर्भर रहना पड़ा, सहयोग ले पा रहे थे। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने गत वर्ष जब वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और 37 करोड़ वृक्ष एक ही दिन में प्रदेश भर में लगाए थे, तो हमारे पास इसके लिए अच्छे लगभग 8-8, 10-10 फुट के पेड़ मौजूद थे, जिनको हम 5 करोड़ नहीं थी, बल्कि हमारे पास 50 करोड़ नर्सरी मौजूद थी। और इस वर्ष भी हमने 45 तक जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम, इस एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम के जो लक्ष्य रखा है, अभी से हमारे पास नर्सरी भी, मैं इसकी एक बैठक एक दिन इससे पहले रिव्यू कर रहा था, 50 करोड़ वृक्षारोपण के लिए हमारे पास नर्सरी वर्तमान में मौजूद है और यह प्रदेश के वनाच्छादन को बढ़ाने में मदद करेगी और इसके माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर उस व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने में जो प्रदेश की जिम्मेदारी बनती है, सबसे बड़ी आबादी का राज्य, आज वह उस लक्ष्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। चुनौती हमारे सामने तब थी जब हम लोगों ने इस दौरान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया। स्वाभाविक रूप से बहुत सारी जगह पेड़ काटने पड़े होंगे, बहुत सारी जगह हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते पेड़ों को शिफ्टिंग भी की होगी और भी व्यापक पैमाने पे काम हुआ। उत्तर प्रदेश वर्तमान में ये मान करके चलिए कि लगभग 2 लाख करोड़ का अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है लगातार पिछले कुछ वर्षों से। देश के अंदर सर्वाधिक धनराशि है ये। तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर पर धनराशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन बढ़ना एक सुखद अनुभूति कराता है और मुझे लगता है कि चीजें दिखती हैं कि हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं और उसी का परिणाम था कि हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष में 242 करोड़ वृक्षारोपण करने में सफलता प्राप्त की है और अब ये बढ़ करके लगभग 10% तक पहुंच चुका है। हमारा ये मानना है उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन उतना होना चाहिए जितना देश की आबादी यूपी के अंदर रहती है।
यानी लगभग 16 से 17% तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम को हमको आगे बढ़ाना होगा। और इस दिशा में हम लोगों ने 17 में केवल एक हमारे पास रामसर साइट थी, आज इसकी संख्या बढ़कर के 11 हुई है और हमारा प्रयास है कि हम इसकी संख्या को बढ़ा करके बहुत शीघ्र 100 तक ले जाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। और मेरा मानना है कि वन विभाग थोड़ा भी प्रयास कर लेगा, ये आज की आवश्यकता है। रामसर साइट टूरिज्म की दृष्टि से भी, वन्य जीवों की दृष्टि से भी, पक्षियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साइट तो होनी ही है, साथ साथ वाटर कंजर्वेशन की दृष्टि से भी वो इसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और अगर हम उसको रामसर साइट घोषित करेंगे तो कम से कम भू माफियाओं के कब्जे से वो मुक्त रहेगी और वहां पर आसानी से इसका कंजर्वेशन करने में हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें इस दिशा में विभिन्न प्रकार के पहल इस दौरान हम विभाग के स्तर पर हुए हैं, जिसमें अटल वन है, एकलव्य वन है, त्रिवेणी वन है, ऑक्सी वन है, सिटी वन है, ये सभी प्रकार की स्थापना के कार्यक्रम हुए। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के किनारे, सरयू जैसी पवित्र नदियों के किनारे व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम चले हैं। एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के दोनों तटों पर बड़े पैमाने पर हम लोगों ने उपयुक्त प्रजाति के वनों के रोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। हमारे प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर है, हर जिले के अंदर एक नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी अपने हाथों में लिया है। और मेरा मानना है, मैं आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे लगभग सभी जनपदों ने कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार का कार्य सफलतापूर्वक अपने अपने जनपद में किया है। इसमें जौनपुर में पीली नदी जनपद के में सफलता की एक नई कहानी है, ऐसे जालौन के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य है, आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट के लिए कृषकों को भी धनराशि वितरण का कार्य किया और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। दुधवा नेशनल पार्क, इसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसमें तमाम प्रकार के कनेक्टिविटी के मुद्दे को लेकर के लखनऊ से, बरेली से वहां की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए और एयर कनेक्टिविटी को भी हम लोगों ने वहां पर प्रभावी बनाया है। और आज प्रदेश के अंदर वन पर आधारित जो उद्योग हैं, जो इस वर्ष की थीम भी है, इस प्रकार के लगभग 2467 ऐसे ग्रीन इकोनॉमी मॉडल के जो वन आधारित उद्योगों की स्थापना का कार्य भी लगभग यानी 2467 ये अब तक यूपी के अंदर स्थापित हुए हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा, जो चीजें हमारे सामने आई हैं और जिस बातें हमारे सामने हैं। अक्सर हम जाते हैं, किसी भी जू में आप जाएंगे, हम अगर किसी नेशनल पार्क में जाते हैं तो हर एक व्यक्ति वहां एक चीज देखने के लिए जाता है। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, वहां हिरण को देखने कम जाते हैं, बाघ को देखने ज्यादा लोग जाते हैं। अक्सर मैं देखता था गोरखपुर में प्राणी उद्यान बना है। जब शुरू में वहां टाइगर नहीं था तो मैं बच्चों से कहता था तुम लोग गए कि नहीं गए वहां, तो स्कूली बच्चे कहते थे कि गए थे लेकिन आता था। मुझे बड़ा संकोच होता था, भाई अब हमने बड़ी मेहनत करके उसको चालू किया है और सब लेकिन कहते हैं। और अब मैं देखता हूं कि वहां प्रतिदिन 8 से 10 हजार लोग आते हैं उस जू में। अब कोई लेकिन नहीं बोलता क्योंकि अब वहां कई टाइगर हो गए, टाइगर हैं, लोग बड़े उसके साथ जाने के देखते हैं। ये जो टाइगर है ना, वो ठीक है, एक चुनौती है हमारे सामने कि कभी कभी मानव वन्य संघर्ष होता है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने मानव वन्य संघर्ष को
आपदा की श्रेणी में लेकर के अपनी ओर से सहायता देना प्रारंभ किया। लेकिन एक जो हमारे सामने है, मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, तो ठीक है उसके सामने कुछ चुनौतियां होंगी, उनकी संख्या बढ़ गई होगी। नेपाल के अंदर व्यापक पैमाने पे ब्रिक्स, वहां पे ब्रिक्स काटे गए, वहां पर इलीगल जो कटान हुई है, इसके नाते भी वहां के भी वन्य जीव उत्तर प्रदेश के अंदर ही इस पूरे हमारे दुधवा में और उसके अगल बगल के जो पार्क हैं उसमें आए हैं। लेकिन वन्य जीव हमला अचानक नहीं करता है। अगर कोई, मैं करता हूं, लेपर्ड वगैरह को छोड़ दें तो सामान्यतः टाइगर अचानक हमला नहीं करता है। हाँ, अगर उसके छोटे बच्चे हैं, उसके बीच में कोई व्यक्ति जाता है, क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन से हम देखते हैं, टाइगर कभी अचानक हमला नहीं करता है, लायन अचानक हमला नहीं करता। हाँ, उसके क्षेत्र का अतिक्रमण करके हम जबरन करने का प्रयास करें, जब उसको लगता है कि मुझ पे हमला कोई कर सकता है, तभी वह हमला करता है, अन्यथा नहीं हमला करता। क्योंकि मैं बचपन से उनकी प्रकृति को जानता हूं, देखता हूं। क्योंकि मेरा जन्म जहां हुआ था, मेरे घर से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी से जंगल प्रारंभ हो जाता था, और जंगल प्रारंभ होता था, हम लोग देखते थे, कभी छेड़ता नहीं था, उसने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारे पशुओं को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी नहीं। लेकिन अगर हम उसके साथ, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो हिंसक होगा, या उसका दायरा हम सीमित करने का प्रयास करेंगे तो हिंसक होगा। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने उस समय की चुनौती को ध्यान में रख करके जो हमारे सामने आई थी, मैं तो देख रहा था अभी पिछले दिनों, गत वर्ष एक टाइगर यहां सीतापुर में आया, उसने एक भी मानव को क्षति नहीं पहुंचाई। वो कतनिया से या फिर दुधवा से ही आया होगा, और यहां आकर के बहुत यंग था, लगभग 7-8 वर्ष का था, और कई दिनों तक रहा। उसको पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए गए, रेस्क्यू के लिए अनेक टीमें लगी। मेरी चिंता ये थी कि कोई इसको मार न दे, क्योंकि लोग मांग करने लगते हैं किसी के पशु को नुकसान पहुंचाएगा तो। और मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग करता था यहां से, भाई देखो उसको नुकसान न हो, और रेस्क्यू करके उसको गोरखपुर जू ले जा रहे थे। मैंने कहा जू में क्यों ले जा रहे हो, 7 वर्ष का है, उसको वापस जंगल में छोड़ दो, दुधवा में कतनिया में छोड़ करके आओ उसको। और मुझे अच्छा लगा कि वन विभाग के लोगों ने उसको रेस्क्यू करने के उपरांत उसने कोई जनहानि नहीं की, और उसको सफलतापूर्वक फिर रेस्क्यू करके वापस वन के अंदर लेके चले गए, और वहां रह रहा है। यानी वन है तो बाघ है, बाघ है तो जैव विविधता है, और जैव विविधता है तो हमारी जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि है तो मानव सभ्यता है। इसलिए वन संरक्षण यह केवल मानव सभ्यता के लिए नहीं, जीव सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जीव सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कृति ईश्वर की मनुष्य है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस ओनरशिप को अपने ऊपर लें, और वन के संरक्षण के लिए हम अपने स्तर पर प्रयास करें। हम लोगों ने इस वर्ष भी वन विभाग के बजट को अच्छा खासा किया है। देखिए, कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहां पर पैसे के लिए हम कभी हाथ नहीं बांधते, पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाते हैं। जैसे सुरक्षा के मुद्दे पर हम लोग जब आए थे, तब से आज की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के मुद्दे पे बजट आप देखेंगे तो ये कई गुना हम लोगों ने बढ़ा करके दिया है। हम लोगों ने कहा यहां कॉमन मैन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। ऐसे फॉरेस्ट में भी हम लोगों ने सामाजिक वानिकी के लिए 800 करोड़ रुपए विभाग को दिए हैं, पौधशाला प्रबंधन के लिए 220 करोड़ दिए हैं, वन बल आधुनिकीकरण के लिए इनको 10 करोड़ दिए हैं,
रानीपुर टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए 50 करोड़ का कार्पस फंड भी दिया है। क्लीन एयर मैनेजमेंट के लिए 194 करोड़ दिए हैं और वानिकी विश्वविद्यालय के लिए जो बनने जा रहा है उसके लिए भी 50 करोड़ रुपए इन्हें उपलब्ध करवाए हैं। और प्रदेश के अंदर मुझे याद है 2017 के पहले गांगे डॉल्फिन लगभग समाप्त सी हो गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के अंदर नमामि गंगे परियोजना के बाद गांगे डॉल्फिन फिर से देखने को मिल रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नदी डॉल्फिन जनगणना हुई थी 23 में, देश के अंदर 6,327 डॉल्फिन में से अकेले उत्तर प्रदेश में 2,397 उत्तर प्रदेश में ये पाई गई। जटायु संरक्षण केंद्र के रूप में हम लोगों ने रेड हेडेड जो जटायु था, गिद्ध था, उसका संरक्षण का केंद्र गोरखपुर में बनाया है और सफलतापूर्वक वहां पर वह संचालित है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर कार्बन नेट कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया है उसमें हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है वह बहुत अच्छी बनी है और यह देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। इसमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट उत्तर प्रदेश में इसी लखनऊ में हम लगा चुके हैं और प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम 7 सिटी में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज उपलब्ध करवाई हैं और देश के अंदर सर्वाधिक ई रिक्शा भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद हैं, जहां पर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। प्रदेश के अंदर नेट जीरो के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो अन्य कार्य प्रारंभ हुए हैं, इनमें अयोध्या जो हमारी पौराणिक सिटी है, इसको हमने सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने का काम प्रारंभ किया है। 18 अन्य जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनको भी सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार के द्वारा कार्य प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी जो योजना है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें 1400 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन की क्षमता के अब तक 4 लाख रूफटॉप सोलर हम स्थापित कर चुके हैं। आप अनुमान करें 1400 मेगावाट का विद्युत उत्पादन उसके माध्यम से हो रहा है और हम लोगों ने 2022 में एक लक्ष्य रखा था कि हम अगले 5 वर्ष के अंदर यानी 2027 तक 22,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी विकसित करेंगे और इस दिशा में हमने कार्य प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 भी, इसके लिए भी हम लोगों ने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर वन संरक्षण के लिए, प्रदेश के अंदर वन आच्छादन को बढ़ाने के लिए, प्रदेश के अंदर नेट जीरो के लक्ष्य को और कार्बन क्रेडिट का लाभ अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो, मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए और मानव वन्य जीव को आपदा की श्रेणी में घोषित करने के लिए किए गए प्रयासों और सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता का एक क्रम है। आज मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा। अभी जुलाई मास में हमारा फिर से वन महोत्सव का कार्यक्रम होगा और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाए। यह हमारी अपनी मां के प्रति भी और धरती माता की प्रति भी एक कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम हम सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर आज का जो एक कार्यक्रम हुआ है, यहां पे अनेक कॉफी टेबल बुक्स विभाग ने यहां पे आज विमोचित करवाई है और मैं उनसे कहूंगा ये केवल विभाग तक सीमित न रहे,
हर मंत्री को भी उपलब्ध करवाएं, हर एयरपोर्ट पर, हर रेलवे स्टेशन पर, और विश्वविद्यालयों के निजी और गवर्नमेंट के निजी विश्वविद्यालय हों, चाहे वह गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय हों, चाहे वह एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज हों, और वन विभाग के हर एक कार्यालय में भी एक कॉफी टेबल बुक जानी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ उसमें रोचक जानकारियां मिलती हैं और उपलब्धियों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी उसके साथ जुड़ी होती हैं। एक कॉफी टेबल बुक वहां तक हमें पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। पहुंचवाएंगे तो विभाग के बारे में लोगों को एक सही जानकारी मिल पाएगी। यहां पे जिन बच्चों को, जिन लोगों को उपलब्ध यहां पे सम्मान दिया गया है, जिन्होंने कार्बन क्रेडिट के लिए जिन किसानों ने अच्छा काम किया है, ऐसे हमारे पास एक लंबी श्रृंखला है। उन किसानों को निरंतर हमारा संवाद होना चाहिए और नए किसानों को इसके साथ हमें जोड़ने की कार्रवाई को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। वन से जुड़े हुए जो हमारे कास्ट से जुड़े हुए उद्योग हैं, इसको भी हमें प्रोत्साहित करने की दिशा में, अगर कोई किसान अपने खेत पर पेड़ लगा करके उसमें मदद करता है तो हमें उसको परमिशन देने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हाँ, शर्त जोड़नी चाहिए, एक पेड़ काटोगे कम से कम 10 पेड़ लगाओगे, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए और उसको जियो टैगिंग करने की व्यवस्था करनी चाहिए, तब किसान प्रोत्साहित होगा। हमें अन्य विभागों के साथ भी बेहतर संवाद को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो हम लोगों ने पहले इस बारे में कहा था कि विरासत वृक्ष घोषित करने की कार्रवाई, 100 वर्ष पुराने जितने पेड़ हैं उनको विरासत वृक्ष के रूप में आगे बढ़ाना। आप देखेंगे देश के अंदर सबसे पुराना वृक्ष कोई है तो यहां बाराबंकी में ही है। 5000 वर्ष पुराना उसका इतिहास है, इसी बाराबंकी में मौजूद है। पारिजात का है और इतना पुराना है। ऐसे ही मैं जब गोरखपुर में जाता हूं, हमारे मंदिर कैंपस में 2 पेड़ ऐसे हैं, यानी एक पेड़, जिस पेड़ के नीचे भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी ने 1912 में, यानी आज से 114 वर्ष पहले दीक्षा ली थी गोरखपुर पीठ में आकर के, उसी पेड़ के नीचे उन्होंने दीक्षा ली थी। वह पेड़ आज भी उसी रूप में आम का पेड़ है और उसी रूप में ऐसे फैला हुआ है। आप सोचो, उस समय भी वह पेड़ ऐसे ही था। जो पुराने चित्र दिखते हैं, पुराने चित्र जो बने हैं उसी रूप में बने हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस पेड़ में आज भी एक ही पेड़ है, शाखाएं अलग अलग हैं और कई वैरायटी के आम आते हैं उसमें आज भी। आप सोचो, 1912 में भी वह फल दे रहा था और आज भी फल देता है। कहीं मिलेगा ऐसा पेड़? यानी 1912 में भी फल दे रहा था, आज भी फल दे रहा है। मैंने अब उसके लिए एक वाटिका तैयार की, वहां पर उसको बचाने के लिए मेरे गुरुजी ने भी की थी कि उसकी जो टहनियां थी बहुत फैल रही थी, वजन पड़ रहा था। उसको सपोर्ट करने के लिए फिर उसको आगे बढ़ाया गया। सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने नीचे से उसको सपोर्ट दिया। आज भी वह वैसे ही पड़ा हुआ है, एकदम आध्यात्मिक वातावरण वहां देखने को मिलता है। ऐसे वहां पे कुछ पीपल हैं, बरगद हैं, एकदम ऐसे लगता है जैसे उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर ऐसे बरस रहा हो। आप सोचो, कई पीढ़ियों को उन्होंने देखा है, कई पीढ़ियों को देखा है। ये विरासत के वृक्ष, इनका संरक्षण करना, इनको काटने से बचाना, ये हम लोगों को जागरूक करेंगे तो लोग जागरूक होंगे, इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आज का ये जो यहां पर आज उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा अरण्य संवाद का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। 17 राज्यों के वन विभाग के अधिकारी और पर्यावरण से जुड़े हुए प्रकृति प्रेमी आज इस कार्यक्रम में आए हैं। अवश्य इस दिशा में हम वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे ठोस पहल आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में आप लोग इस पहल को, एक सार्थक पहल को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। महत्वपूर्ण सुझाव उत्तर प्रदेश को भी देंगे, इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं।